नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। मित्रों, कल की क्लास में हमने HDI के बारे में डिस्कशन किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लास्ट में हमने आपसे कहा था कि एक सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि नॉर्वे क्यों हमेशा इस रैंकिंग में टॉप करता है जबकि भारत पीछे रहता है। इसके प्रमुख कारण में हमने आपको बताया था कि एक प्रमुख कारण इसका जनसंख्या हो सकती है, क्योंकि हमारी जनसंख्या अधिक है इसलिए हम GNI में पिछड़ जाते हैं। साथ ही साथ हमारी गरीबी बेरोजगारी की दर भी काफी ऊंची है, इस वजह से हम लोग ज्ञान के इंडेक्स में भी पिछड़ जाते हैं। तो ये सब कारण। तो अब आइए HDI से रिलेटेड और जो भी इंडेक्स हैं उनको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला इंडेक्स है, वैसे तो अब ये नंबर 2 होना चाहिए, परंतु आज की क्लास के हिसाब से ये नंबर 1 ही मैं इसको बोल रहा हूँ, PHDI। PHDI इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। का पूरा नाम होता है प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का तो वही है, ये आप जानते हो। तो इसको आप चाहे प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI ही कर देना। फिलहाल मैं पूरा लिख देता हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये होता क्या है? चूंकि हम लोग आर्थिक विकास करते हैं या करते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्लेनेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसको एडजस्ट या समायोजित करने वाला जो HDI है उसी को क्या कहा जाता है? PHDI। अब आप पूछ रहे होंगे कि आर्थिक विकास का प्लेनेटरी प्रेशर से क्या लेना देना है। तो भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आर्थिक विकास आपको करना है तो उसके लिए आपको संसाधनों का अधिकतम दोहन करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि जो इकोलॉजी वाला पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, वो आपका गड़बड़ होने लगेगा। जैसे आपको वनों की कटाई करनी पड़ेगी, डायनामाइट लगा के पर्वतों पहाड़ों को तोड़ना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा। इन सब से क्या होगा? पूरा इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उससे आपने क्या काम किया? ये सब कृत्य करके कि आपने ग्रह या प्लेनेट के ऊपर एक प्रकार का दबाव बढ़ा दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको बेसिक ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग लिख लेते हैं। HDR 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट द्वारा इसे पहली बार प्रारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत उच्च जीवन स्तर के कारण, अब ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूं इसको आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। इसके अंतर्गत उच्च जीवन स्तर के कारण पर्यावरण और पृथ्वी पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को समायोजित करके HDI की गणना की जाती है। ठीक, इस संदर्भ में हम लोग निम्न 2 बातों या 2 मदों का समायोजन करते हैं। ये 2 बातें क्या क्या हैं? नंबर 1 बात तो कि प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड कितना उत्सर्जित कर रहा है, पर कैपिटा CO2 उत्सर्जन, ये देखा जाता है। और दूसरा मद जो है हमारे पास, तो हम लोग देखते हैं कि प्रति व्यक्ति पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट, इसको आप ऐसे ही लिखिएगा, मटेरियल फुटप्रिंट। बहुत हिंदी के चक्कर में मत पड़िएगा। अब आप PHDI का अगर हिंदी अनुवाद करना चाहेंगे तो फिर क्या उसमें करेंगे, ठीक है ना। तो जो इंडेक्स है उसको आप ऐसे एज इट इज ध्यान में रखिएगा। फिलहाल अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि मटेरियल फुटप्रिंट, इसका क्या अभिप्राय है, इससे क्या मतलब है। जैसे जीवन स्तर को मेंटेन रखने के लिए आप जमीन से कितनी चीजें, जैसे आपका कोयला हो गया, बायोमास हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, अयस्क। अब अयस्क में दोनों हो सकते हैं, धातु, मेटेलिक ओर्स एंड नॉन मेटेलिक ओर्स। इन चीजों को कितनी मात्रा में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यह मटेरियल फुटप्रिंट को दिखाता है, ठीक है। और यह जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इंटर जनरेशनल इक्विटी को दिखाता है ये। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये इंटरजेनरेशनल इक्विटी, इसका क्या मतलब है? ये दिखाता है, क्यों दिखाता है? क्योंकि जो भी एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे कोयला हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया आपका, और उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि बायोमास हो गया, मेटेलिक ओर्स, नॉन मेटेलिक ओर्स, ये सब सीमित मात्रा में और इन सब का दोबारा उत्पादन नहीं होता है। सीमित मात्रा में दोबारा उत्पादन नहीं होता है, तो ये हमको आगे की पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना पड़ेगा। हमको आगे की जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। इस तरीके से ये आपका
SDG से भी आपका कनेक्ट हो जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हालांकि इसको हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास के बाद। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आइए हम लोग जानने का ये प्रयास करते हैं जो भारत की स्थिति है उसमें क्या है। तो हमने जैसे कि आपको पिछली क्लास में बताया था कि आंकड़े हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है नए वाले, तो हमको जो है 2020 के आंकड़ों से काम चलाना पड़ेगा। तो जो इम्पोर्टेंट है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। भारत की स्थिति, आप ऐसे चाहें तो छोटी सी हेडिंग लगा सकते हैं। तो भारत की स्थिति HDR 2020 के अनुसार भारत के PHDI का 2019 के लिए जो मूल्य पाया गया है, 2019 के लिए मूल्य ये 0.626 पाया गया है। अब ये आंकड़े हैं, ध्यान में रखिएगा, लेकिन अब बहुत ज्यादा तनाव लेके ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। जब भी आपको पेपर देना है आप UNDP की वेबसाइट पे जाइए, वहां से आंकड़े को अपडेट कर लीजिए। और यहाँ पे साथ ही साथ दो बातें जो हमने आपको बताई जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन, तो पर कैपिटा CO2 उत्सर्जन जो है हमारे यहाँ का, पर कैपिटा CO2 उत्सर्जन इमिशन कहते हैं, ये 2 टन है। हर एक व्यक्ति वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा है, 2 टन। और पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट, पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट ये हमारे यहाँ का है 4.6 टन। तो मुझे उम्मीद है आपको PHDI का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, अगला इंडेक्स देखते हैं, IHDI। IHDI इसका पूरा नाम क्या होगा? इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, साथ में आप जोड़ लीजिएगा। इसे कब शुरू किया गया? तो इसे UNDP द्वारा 2016 में शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत HDI के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अलग अलग मानकों के स्तर पर पाई जाने वाली विषमताओं को समायोजित किया जाता है। किसको समायोजित किया जाता है? विषमताओं को समायोजित किया जाता है। अब कैसे समायोजित किया जाता है इसको हम लोग आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो 69.7 वर्ष है, 69.7 वर्ष है। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति इतने वर्ष जिए? ऐसा कहना उचित नहीं है। मान लीजिए कि कोई बच्चा आपका गंदी एरिया में या गंदी बस्ती में, स्लम एरिया में पैदा हुआ है, तो क्या उसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो बच्चा 69.7 ईयर्स जी जाएगा? भाई आप हो सकता है उसके माँ बाप जो है सही ढंग से उसको खिला पिला ना पाए, वो फ्यूचर में चल के कुपोषण का शिकार हो जाए और उसकी मृत्यु जल्दी हो जाए। इसी तरीके से किसी के पास जरूरत से ज्यादा पैसा है तो किसी के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। इस प्रकार की अनेक विषमताएं समाज में विद्यमान हैं और विषमताएं समाज या किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इन्हीं विषमताओं का समायोजन किसके द्वारा किया जाता है? IHDI के द्वारा किया जाता है। तो IHDI का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? मैंने जो भी बातें आपको बोली हैं उसको आप हूबहू अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि मैं लिखने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा और स्पीड फिर डाउन हो जाएगी और मतलब टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो इतनी बातें हैं, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ हूबहू आप वही कर लीजिए। आप कहीं अच्छी जगह से भी अगर आपको कोई मटेरियल मिल जा रहा है, आपको नोट्स बनाने में वो मदद कर सकता है, तो उसको भी आप अपने नोट्स में अवश्य लिख लीजिए, ठीक है। स्वयं भी रिसर्च करिए। बैसाखी, टीचर्स की बैसाखी बहुत ज्यादा ले लेना वो उचित नहीं माना जाता है। हालांकि अब टीचर का एक महत्वपूर्ण योगदान तो होता ही है, लेकिन जो बात सही है सही, कुछ चीजें आप अपने हिसाब से कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगी। खैर, अब अगला इंडेक्स हम लोग देखते हैं GDI। इसका पूरा नाम हुआ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP द्वारा इसकी शुरुआत 2014 में की गई। 2014 में इसको शुरू किया गया। इसका जो फॉर्मूला है ये GDI कैसे निकाला जाता है वो आइए ध्यान देते हैं हम लोग। HDI फॉर फीमेल्स, यानी महिलाओं के लिए HDI निकाल लिया जाए, फीमेल्स अपान HDI
फॉर मेल्स। तो इस फार्मूले की सहायता से आप GDI की गणना कर सकते हैं। बेसिकली यह लिंग के आधार पर HDI पर असमानताओं को मापता है। जो GDI होता है वो किसके आधार पर? लिंग के आधार पर HDI पर असमानताओं को मापता है और यह पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं के मानव विकास की स्थिति को दर्शाता है। यदि GDI का मूल्य, ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा अब, यदि GDI का मूल्य 1 से कम हो, इज लेस देन 1, तो यह लैंगिक विषमता के बारे में बताता है। जैसे हमारे यहाँ का लगभग ये जो GDI निकल के आता है ये 0.820 आता है। जाहिर सी बात है 1 से कम है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति थोड़ा सा वो दयनीय है, सोचनीय है। ऑब्वियस सी बात है भाई, पुरुषों के अधिकार आपको ज्यादा है, आपके पुरुषों के अधिकार ज्यादा है, महिलाओं के अधिकार कम है। हर एक जगह दिखाई देता है। आप देख लीजिए आर्थिक गतिविधियों में भी भागीदारी लगभग 20% है और सदस्यता है 20 से 21 के बीच में है। और सदन में अगर बात की जाए तो वहां पे भी 13.5% है महिलाओं की भागीदारी, पुरुषों की भागीदारी सबसे अधिक है। बात क्लियर हुई आप? तो ये चीज होता है GDI। यही सब विषमताएं। पहले HDI में क्या होता था कि HDI में आप देखिए इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अभी इनइक्वालिटी है तो HDI सही सटीक आकलन नहीं कर पाता था, इसलिए उसके साथ अलग अलग ये इंडेक्स जारी किए जाते हैं UNDP द्वारा, ताकि हमको एक थोड़ा सा प्रिसाइज आइडिया मिल जाए। अब ये कितना सही होता है कितना गलत होता है ये तो बात की बात है, लेकिन ये है कि हाँ एक बेहतरीन आइडिया इससे हमको मिल जाता है। खैर, ये तो हो गया हमारा GDI। अब हम लोग अगला इंडेक्स समझते हैं GII। GII इसका पूरा नाम हुआ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। इस सूचकांक के 3 आयाम होते हैं, 3 डायमेंशन इसके भी हैं, 3 डायमेंशन। हाँ ध्यान दीजिएगा, 3 सूचकांक पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो 3 सूचकांक में नंबर 1 है आपका प्रजनन स्वास्थ्य। तो प्रजनन स्वास्थ्य क्या है? जैसे महिलाओं को जब प्रसूति होती है तो उस समय उनका स्वास्थ्य कैसा होता है, इसको नापने के कई तरीके होते हैं। जैसे मातृ मृत्यु दर क्या है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, मातृ मृत्यु दर। चलिए मैं आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछता हूँ कि मातृ मृत्यु दर के बारे में मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका उत्तर मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि महिलाओं को जब प्रसूति होती है तो उस समय उनका स्वास्थ्य कैसा है, इसको नापने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे मातृ मृत्यु दर। अब बच्चों को जन्म देना आप जानते हैं बहुत मुश्किल काम होता है। डॉक्टर और साइंटिस्ट की माने तो एक बच्चे को जन्म देते समय महिलाओं को करीब 20 हड्डियों के टूटने जितना दर्द होता है और दर्द मापने की एक इकाई होती है जिसे डेल कहते हैं, डेल। तो महिलाओं को लगभग 57 डेल का दर्द सहन करना पड़ता है, जबकि पुरुषों में क्या होती है कैपेसिटी, ये 45 डेल की होती है। अगर 45 डेल से ज्यादा पुरुष को दर्द हो जाए तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाने की संभावना अधिक हो जाती है। एक सूचकांक ये हो गया प्रजनन स्वास्थ्य का। दूसरा होता है इसके अंतर्गत सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। और तीसरा होता है आपका श्रम बाजार। सशक्तिकरण और श्रम बाजार, जैसे इसमें महिलाओं की शिक्षा में श्रम बाजार में कितनी भागीदारी है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसकी स्टडी 189 देशों में ना होकर 162 देशों में हुई है। जो आपका GII है उसकी स्टडी कितने देशों में हुई? 162 देशों में। जबकि HDI की जो स्टडी हुई है वो 189 कंट्रीज में हुई है। और इसमें भारत का स्थान जो है वो 123वां है। बात क्लियर हो गई? अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं MPI, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पावर इंडेक्स, इसके पहले गरीबी मापने के 2 अलग अलग सूचकांक हुआ करते थे। एक से विकसित देश जो डेवलप्ड कंट्री है
उनका माना जाता था, मापा जाता था। गरीबी का मापन उससे किया जाता है, जबकि जो विकासशील देश हैं उनकी गरीबी मापने के लिए अलग सूचकांक हुआ करते थे। तो इन दोनों तरीकों को हटाकर ये तरीका प्रयोग में लाया गया। ठीक है, अब इसके भी कितने आयाम? 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम में कौन कौन से? नंबर 1 तो है आपका शिक्षा, नंबर 2 स्वास्थ्य और नंबर 3 है आपका जीवन स्तर। लेकिन इसमें 10 संकेतक है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, ये तो 3 आयाम है, 3 डायमेंशन है, लेकिन इसमें संकेतक कितने हैं? वो 10 है। अब 10 संकेतक कौन कौन से हैं? जैसे अब 10 तो ध्यान रखने की आवश्यकता है नहीं। उसमें ये है बाल मृत्यु दर कितना है, स्कूली शिक्षा कितनी हुई है, स्कूली शिक्षा, पेयजल, बिजली आदि। ऐसे ही 10 हमारे पास संकेतक है। अब यहाँ पे हम लोग ये जानने का प्रयास कर लेते हैं कि भारत की स्थिति इसमें क्या है। भारत की स्थिति ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एमपीआई में भारत की स्थिति, इसमें क्या हुआ कि जो हमारे पास आंकड़ा उपलब्ध है कि वर्ष 2020 में कुल 107 देशों में भारत ने 0.123 स्कोर के साथ 62वां स्थान प्राप्त किया था। भारत में 27.9% अप्रोक्सीमेटली 28% आबादी, ध्यान दीजिएगा, लोग नहीं, 28% आबादी, खैर लोग एक ही बात कह सकते हैं, बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।